हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? फाइनली मैं आ गया हूँ क्योंकि 2 दिन लेट हो गया है। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला बिल्कुल भी। इसका रीज़न ये था कि एक्चुअली मैं था नहीं, मैं अहमदाबाद में था, मेरा एग्ज़ाम था सीटेट का। आपकी दुआ से एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। अभी फ़िलहाल मैं ये बात करने वाला था कि आज मैं जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं लेके आया, आज मैं लेके आया हूँ हेरिडिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हेरिडिटी में बहुत सारे बच्चों का ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि सर सारे चैप्टर्स तो हो जाएंगे, लेकिन एक चैप्टर जो बहुत परेशान कर रहा है और आप सबको पता होगा वो चैप्टर हेरिडिटी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों, मैं नहीं कह रहा कि सबको ही परेशान परेशान करता है, पर हेरिडिटी में बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, परेशान होते हैं क्वेश्चंस को लेकर के कि सर नोट्स तो याद हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्वेश्चंस में क्या कहना चाहता है या फिर आंसर में क्या लिखना होता है ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे बेसिकली। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर में मैं बीच में अनाउंस करूंगा वैसे कि मैं लाइव आने वाला हूं। तो जो हमारी फैमिली है, आप ही लोग हमारी फैमिली हो, गो टू साइंस फैमिली, तो इस फैमिली में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे, जिनका स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे वो 10th में चाहे वो 12th में। मैं उसमें क्वेश्चंस भी आपके एक तैयारी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको भी मैं टैकल करूंगा, उसको भी मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा उसको लेकर के। और अगर कुछ और भी आपको पूछना हो रिलेटेड टू योर एग्जाम, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, तो प्लीज़ आप मुझसे उस लाइव वीडियो में पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये किसी तरह से आपके लिए जो है अच्छा और हेल्पफुल रहे मेरी जो लाइव वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और टॉपिक पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं लेता हूँ सबसे पहले। देखो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सर एक तो हेरिडिटी इवोल्यूशन का और ऊपर से असर्शन रीजन तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन, मतलब जो है ना वो प्लस हो जाता है। तो मैं पढ़ता हूँ उसको, ध्यान से आराम से समझ के कीजिएगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से असर्शन में, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन बीइंग विद द डिटरमाइंड विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम शी इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, जो असर्शन है, स्टेटमेंट है, सिर्फ उसको एक स्टेटमेंट की तरह लीजिए कि कहना चाह रहा है कि जो चाइल्ड का जो जेंडर होता है, जो सेक्स होता है ना ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो डिटरमाइंड बाय टाइप ऑफ क्रोमोसोम ही शी इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। मतलब जो बच्चों का जो जेंडर है वो फादर ही से डिसाइड होता है। क्या ऐसी बात है? मैं पता है इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपने शायद अपने हेरिडिटी वाले पार्ट में बीच में एक टॉपिक पढ़ा होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी जिसमें हम बच्चे के चाइल्ड को जेंडर को डिटरमाइन करते हैं। उसको मैं पहले बता देता हूँ ताकि मेरे ख्याल से ये करिए, मैंने बता दिया तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, हलवा हो जाएगा। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से कि यहाँ पे फीमेल के लिए जो लेते हैं, फीमेल के लिए वो क्या ले लेते हैं, एक्स और एक्स क्रोमोसोम लेते हैं, और जो मेल के लिए होता है वो क्या होता है बच्चों, मेल के लिए जो होता है वो होता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है। राइट, अब सबको पता होगा ये बात। अच्छा, वैसे तो हम लोगों को पता है कि हम सबके ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो होता है, 22 पेयर वो बिल्कुल सेम होता है दोनों में, जिसको हम ऑटोसोम्स भी कहते हैं। और जो 23rd पेयर है, यानी कि 23वां जोड़ा जो है 23rd पेयर, वो डिफरेंट होता है। एक्चुअली वो किस में डिफरेंट होता है, मेल के अंदर डिफरेंट होता है, यानी कि वो XY हो जाता है, एक्स एक्स की जगह पर। राइट, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो 23वां पेयर है, 23rd पेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। राइट, और इसके बाद हम लोग ये जो क्रॉस है वो हम फिर दिखा देते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी मैं फिलहाल क्रॉस दिखा रहा हूं आपको कि इस क्रॉस को कैसे दिखाना है। देखो बच्चों, ये एक तो पहले ये वाला क्रोमोसोम उठाना है और इसका क्रॉस करवाना है इस वाले के साथ। ठीक है बच्चों, पहला एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स एक्स आएगा। मतलब अगर मदर से एक क्रोमोसोम आया, क्योंकि दोनों तो सेम ही है तो कोई भी एक उठा लेते हैं, और फादर से ये पहला वाला क्रोमोसोम आया, तो जो बेबी गर्ल होगी वो क्या होगी, जो बेबी होगी वो क्या होगी, गर्ल होगी। ऑब्वियसली मैंने पहले ही गर्ल बोल दिया। ठीक है, चलो गर्ल होगी। अच्छा, इसका फिर से पहला वाला लेते हैं और अब फादर का दूसरा वाला क्रोमोसोम लाते हैं, तो बच्चों क्या पेयर बनेगा, एक्स और वाई बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप देखो डिफरेंस आ गया, मतलब दोनों डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट किस में होता है, मेल में होता है, मतलब ये जो बेबी होगा वो क्या होगा बच्चों, ये बेबी क्या होगा, बॉय होगा। राइट, अच्छा ठीक है सर, ओके। अब इसका दूसरा वाला लेते हैं, दूसरा वाला लिया हमने, इसका पहला वाला फिर से लेते हैं, मतलब इसका दोनों के साथ करवाया आपने तो ये दोनों रिजल्ट मिला, फिर इसका दोनों के साथ करवाओ तो क्या रिजल्ट मिलता है, तो पहले वाले के साथ जो हमने करवाया क्रॉस तो मिला एक्स एक्स। अब आप ही बताओ क्या है ये, है ना, तो क्या है ये, बेबी गर्ल है। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद सर दूसरे का किसके साथ करवाना है, वाई के साथ। इसके साथ करवाएंगे तो अगेन क्या मिलेगा बच्चों, हम लोगों को एक्स और वाई मिलेगा। अब बताओ क्या है ये, बेबी बॉय है। तो कितने चांसेस, कितने परसेंट चांसेस बने आपके पास, देखो 2 बॉय और 2 गर्ल, मतलब 2 केस में बॉय और 2 केस में गर्ल, यानी कि हम लोगों को 50-50% चांसेस हैं ह्यूमन के अंदर कि जो जेंडर है डिसाइड होने का। राइट,
मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, इट इज़ डिसाइडेड बाय द नेचर, एंड इट इज़ 50-50% चांसेस, राइट। ऐसा नहीं है कि लड़की होने के चांसेस ज़्यादा, समझ आई बात। चलो अब मैं ये कहना चाह रहा था, अब इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। आप बताओ मुझे कि ये बॉय गर्ल जो है ये किसकी वजह से डिसाइड हो रहा है, आप ही बताओ। आप बताओ क्या फीमेल की वजह से डिसाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं ना। किसकी वजह से डिसाइड हो रहा है भाई? मेल की वजह से, क्योंकि फीमेल में तो सर दोनों सेम क्रोमोसोम है, तो दोनों में से कोई भी आएगा सर इसमें, तो ये तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है डिसाइड करने के लिए। मतलब जिसमें वाई आ रहा है वही तो बॉय हो रहा है, अदरवाइज तो गर्ल ही है। और इसका मतलब है कि सर वो जो बॉय आ रहा है वो बॉय वाई की वजह से हो रहा है सर, और वाई किस में से आता है? मेल में से आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। वैसे तो नेचर डिसाइड करता है, पर बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो मेल रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, राइट। तो आप पहला स्टेप में वापस से पढ़ता हूँ, और आप अगर पढ़ के देखो एक बार तो क्या है, सिंपल सी बात है। सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन बीइंग विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिट्स फ्रॉम फादर। अब आपको ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर हो रहा होगा क्यों, आपने ये चीज़ देख लिया, ठीक है। तो सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है सर, फादर से ही डिसाइड होता है। रीज़न क्या है? रीज़न में है अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर, हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी गर्ल। क्योंकि अगर फादर में से एक्स आता है, मेल में से वही, मदर में से तो एक्स ही आना है, अगर फादर में से एक्स आएगा तब तो ये गर्ल होगी। तो ये कह रहा है ठीक है बिल्कुल गर्ल। वाइल, जबकि अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स वाई फ्रॉम द फादर वुड बी अ बॉय। कितना आसान हो गया देखो ये क्वेश्चन। मतलब अगर फादर में से वाई आएगा तो बॉय होगा, फादर में से एक्स आएगा तो क्या होगा बच्चों? गर्ल होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कितना ज़्यादा इजी हो जाता है अगर हम ये क्रॉस पढ़ करके जनरली और हम ये क्वेश्चंस करते हैं और सही से पढ़ते हैं तो। अब दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एक दूसरे को, तो देखते हैं सर। असर्शन क्या बात कर रहा है, सोचो। असर्शन ये कह रहा है कि जो जेंडर होता है वो डिसाइड होता है फादर से, यस और नो, ठीक है बिल्कुल सही है सर। रीज़न कह रहा है कि जो वही फादर, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फादर डिसाइड करता है जेंडर को, उसी को सेकंड स्टेटमेंट में एलैबोरेट किया गया। आप ये खुद सोचो कि उसको और ज़्यादा डिटेल में बता दिया उन्होंने, एक्सप्लेन कर दिया उस चीज़ को। तो क्या ये एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? यस सर बिल्कुल है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए, मतलब बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड यानी ट्रू, एंड ए इज द सॉरी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट इसके अंदर, राइट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, मेंडल जो हमारे साइंटिस्ट थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट, ठीक है, बियरिंग वायलेट फ्लावर। मतलब एक पी प्लांट है जिसका कलर क्या है? वायलेट फ्लावर है, वायलेट है। एंड पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर, मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने क्या किया? क्रॉस ब्रीड किया है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 प्रोजेनी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, आप याद करो। F1 प्रोजेनी फर्स्ट जनरेशन में क्या बोला इसने कि क्या प्रोजेनी दिखेगा, क्या कैरेक्टर दिखेगा, आप ये बताइए, ठीक है बच्चों। व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन में रिजल्ट क्या आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने शायद ये तो क्रॉस किया होगा अपने क्लास में। देखो क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, रिलेट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है उस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो समझना आसान होता है। तो हमने आपको ये बताया कि ये आपने पढ़ा होगा में भी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अच्छा, अब इसमें आसान क्या था हमारे लिए, बताया कि हमारे टीचर ने पहले ही बता दिया था, यानी हम पहले ही बता देते हैं इस चीज़ को कि देखो बच्चों, जो कैपिटल टी है यानी जो टॉल है वो एक ऐसा जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डोमिनेंट होता है, और जो शॉर्ट है वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिसेसिव होता है। तो दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, अच्छा टॉल है तो मतलब F1 जनरेशन में वही दिखेगा, जो डोमिनेंट है वही दिखता है F1 जनरेशन में, राइट। और F2 जनरेशन में दोनों ही दिखेंगे, मतलब मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे आपको। तो कहने का मतलब है कि अगर टॉल शॉर्ट की बात होती है तब तो दिखता है सर F1 जनरेशन में सारे टॉल, बिना क्रॉस किए बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो टॉल है सर वो क्या है? डोमिनेंट जीन है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम अभी बोला वायलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर, अब आपको मैं ये बता दूं कि इसमें से कौन डोमिनेंट है, आप फटाक से बता दोगे सर F1 जनरेशन में ये फ्लावर आएगा। अब मैं बता देता हूं आपको, वायलेट और वाइट में जो डोमिनेंट होता है बच्चों वो वायलेट होता है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखो आप। तो वायलेट फ्लावर कह रहा है डोमिनेंट अगर है तो ऑब्वियसली F1 जनरेशन में क्या आएगा बच्चों? वायलेट फ्लावर के ही प्लांट्स आएंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें ये लिखना है कि वी नो दैट द वायलेट फ्लावर इज डोमिनेंट while the white flower is recessive. That is why in F1 generation only violet flower will appear. इतना लिखना है आपको, ठीक है। Because violet flower is due to the violet flower, due to the dominance of the violet flower, ऐसे लिख सकते हो। एलाबोरेट कर सकते हो अपने वर्ड में, चाहो तो ऐसा दिखा सकते हो। कैसे करके दिखा सकते हो? देखो ऐसे करके दिखा सकते हो। वी ले लो इसके लिए, और
डब्ल्यू डब्ल्यू ले लो इसके लिए, ठीक है, या स्मॉल वी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव है बच्चों, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर इसको इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो वी डब्ल्यू आएगा, ठीक है, छोटा डब्ल्यू थोड़ा छोटा लिख रहा ताकि ये रिसेसिव है तो इस चीज़ को पता लगे। अच्छा, फिर इसका पहले वाले के साथ फिर दूसरे वाले के साथ करवाओ आप, फिर से क्या मिलेगा वी डब्ल्यू, डोमिनेंट को ना वी है तो देखो वायलेट वायलेट मिल रहा है, फिर से इसका पहले वाले के साथ करवाओ तो वी डब्ल्यू अगेन आया, ठीक है, फिर इसका इसके साथ करवाओ, इसका फिर दोनों मतलब पहले का दोनों के साथ करवाओ तो ये दोनों आया, फिर दूसरे का फिर से दोनों के साथ करवाओ तो पहले का मतलब दूसरे का इसके साथ करवा दिया तो ये आया, फिर दूसरे का ही देखो इसके साथ करवाएंगे, मतलब इसके साथ करवाएंगे, ठीक है, इसके साथ तो क्या आएगा बच्चों, फिर से अगेन वी डब्ल्यू। अब देखो चारों के चारों सेम पैटर्न दिख रहे हैं आपको जीन्स के, तो इस मतलब जीनोटाइप आपको सेम दिख रहा है। जीनोटाइप देखो वर्ड एक आ गया, जीनोटाइप का मतलब टाइप्स ऑफ जीन सब सेम है बिल्कुल, कहीं पर ऐसा तो नहीं है सर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वी या स्मॉल वी कैपिटल डब्ल्यू ऐसा कुछ, तो मतलब सब सेम है। इसका मतलब है कि बच्चों ये क्या है, सारे के सारे वॉयलेट फ्लावर है और डोमिनेंट है, इसलिए इसके कैरेक्टर दिख रहे हैं। तो ये कब पता चला, जब आपको पता चला कि वॉयलेट डोमिनेंट होते हैं। चलिए इसका आंसर इतना ही लिखना था बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है अ ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट, मतलब एक ऐसा रोज प्लांट है जिसका स्टेम कैसा है, ग्रीन है, डिनोटेड बाई कैपिटल जी, इसको लिख लिख करके करते हैं, शायद ये ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों कि बड़ा क्वेश्चन दिखे, है ना, दिखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो जो कहा जाए ना उसके अंदर उसको ना शॉर्टकट में लिख लिया करो आप, आसान हो जाता है क्वेश्चन, ब्रेक हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो लिख लें इसको, ठीक है। कह रहा है कि एक ग्रीन स्टेम्ड रोज है, मतलब एक रोज का प्लांट है जो ग्रीन स्टेम वाला है और उसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल जी से। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल जी, ये इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है सर, ओके। और क्या कह रहा है, ग्रीन है ये। एंड अ ब्राउन स्टेम रोज प्लांट डिनोटेड बाई स्मॉल जी, और ब्राउन स्टेम वाला है एक और प्लांट है रोज का जिसका स्टेम ब्राउन है, तो उसको उन्होंने लिया किससे, स्मॉल जी से लिया, ठीक है सर, ओके, अच्छी बात है। आर अलाउड टू अंडरगो अ क्रॉस विद ईच अदर, फिर से दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। अब आप खुद सोचो, फिर से अगेन वही एग्जाम्पल दिख रहा है सर, साफ साफ क्वेश्चन आगे जो भी पूछा पर हमें वही चीज सिचुएशन नजर आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ठीक है बच्चों। चलो कह रहा है लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग, ए ऑप्शन में है, मतलब एक क्वेश्चन में है कि ए में 3 पार्ट है, फिर बी है ना, फिर बी पे आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन है, ए में 3 पार्ट है फिर बी क्वेश्चन है, तो ए आते हैं ए पे। ए का फर्स्ट पार्ट है कलर ऑफ द स्टेम इन F1 प्रोजेनी, बताओ F1 जनरेशन में कौन सा कलर आएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे, कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से प्लीज, F1 जनरेशन में कौन सा कलर आएगा, ठीक है। आप सबको पता होगा ऑब्वियसली डोमिनेंट जो होगा उसका, अब डोमिनेंट कौन है वो दिख रहा होगा आपको, जो कैपिटल से लिखा जाता है उसी को डोमिनेंट कहते हैं। तो आपने कमेंट में अब तक लिख दिया होगा, आई मीन कि F1 प्रोजेनी में कौन आने वाला, ऑब्वियसली सर F1 जनरेशन में कौन आने वाला है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या है, ए का फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर क्या है, F1 में जो आएगा, F1 में वो कौन आएगा, सारे के सारे बच्चों ग्रीन स्टेम वाले प्लांट आएंगे। कैसे आएंगे, ग्रीन स्टेम वाले प्लांट आएंगे। ओके बच्चों, आप चाहो तो इसका भी अगेन वही वैसे ही क्रॉस करके दिखा सकते हो, अगर आपको और टाइम मिले एक्सप्लेन करने का तो कर दो। तो मैंने फर्स्ट जो F1 जनरेशन है वो मैंने आपको बना के दिखाई दिया ताकि क्वेश्चन सारे के सारे जो बहुत आसानी से हो जाए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो फटाफट ये F1 जनरेशन जो है एटलीस्ट आप बना लीजिए, F2 जनरेशन भी बना लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ए पार्ट में 3 क्वेश्चन है, फिर बी पार्ट, यानी बी पार्ट में कोई टाइप्स मतलब कोई और पार्ट्स नहीं है बी के, बी खुद अकेला है। तो ए के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं, एक बार और देखते हैं। कलर ऑफ द स्टेम इन देयर F1 प्रोजेनी, मतलब F1 प्रोजेनी में कलर क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप लोग खुद बताओ कि कैपिटल जी स्मॉल जी, ये ग्रीन के लिए ये ब्राउन के लिए, तो ऑब्वियसली सारे के सारे क्या आ रहे हैं F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या आ रहे हैं बच्चों, ये सब के सब आ रहे हैं ग्रीन, राइट, ग्रीन स्टेम प्लांट्स आ रहे हैं। तो जो F1 प्रोजेनी होगा वो डोमिनेंट ही होगा, मतलब डोमिनेंट ही अपनी प्रॉपर्टी को शो करेगा इन F1 प्रोजेनी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2, यानी ए का जो सेकंड पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में कह रहा है परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम, अच्छा ब्राउन स्टेम इन F2 जनरेशन, और F2 प्रोजेनी की बात कर लेते हैं। तो F2 प्रोजेनी हम बना ही लेते हैं, उन्होंने बात कर ली F2 प्रोजेनी बनाने का जो है एक तरीका ये भी है बच्चों, एक तो क्रॉस वाला है जो आपने किया होगा, एक तरीका और मैं बता देता हूँ, एक ऐसा बॉक्स बना के डब्बा बना के कर सकते हैं, एक कैपिटल जी यहाँ पे, स्मॉल जी यहाँ पे, कैपिटल जी यहाँ पे, स्मॉल जी यहाँ पे, ठीक है, ऐसा करके, क्योंकि 2 ही कैरेक्टर है तो इनका क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल जी, इनका क्रॉस करेंगे तो कैपिटल जी स्मॉल जी, इनका क्रॉस करेंगे तो कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी एक्चुअली पहले लिखा जाएगा, ठीक है, और इनका क्रॉस करेंगे तो स्मॉल जी आएगा। अब आप ही बताओ इसमें कितने ग्रीन है और कितने ब्राउन है। ऑब्वियसली जहाँ जहाँ कैपिटल जी दिख रहा है सर, एक भी कैपिटल जी है मतलब वो ग्रीन है, और अगर 2 स्मॉल जी है तब वो ब्राउन है, क्योंकि वो रेसेसिव है, रेसेसिव अपने ही जैसे दूसरे जीन्स के प्रेजेंस अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। तो ये जनरली हमारा ब्राउन हो गया, बाकी के 3 जो है बच्चों वो क्या हो गया, ग्रीन होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड पार्ट में परसेंटेज ऑफ ब्राउन,
स्टेट में स्टेम्ड प्लांट इन F2 प्रोजेनी इफ प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। सिंपल सी बात है, इन्हीं में से किसी दो को उठा के हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया, ये क्रॉस पॉलिनेशन था, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। इसमें ब्राउन का परसेंटेज पूछ रहा है। देखो परसेंटेज पूछ रहा है तो आप ये बताओ पहले परसेंटेज से पहले कि एक ब्राउन है, कितने में से एक बार कितने जो प्रोजेनी कितने आए थे, 4 आए थे, तो 4 में से एक ब्राउन है, तो इसको हम ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब इसको परसेंटेज में करना तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किससे करोगे, परसेंटेज में पढ़ा होगा आपने मैथ्स में। मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4 4 2 8 और 2 बचे 4 5 20, यानी 25% हमारा जो है वो आंसर रहेगा किसका, कि ब्राउन का परसेंटेज क्या है। कभी कभी फ्रैक्शन में पूछ लेगा कि बताइए ब्राउन और इसके बीच में रेशियो क्या है, मतलब ग्रीन के बीच में। कभी आपसे परसेंटेज पूछ लेगा तो परसेंटेज में पूछा ही तो बता दिया। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है रेशियो। देखो आपने पूछ ही लिया रेशियो ऑफ किसका, कैपिटल जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी इन F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी में कैपिटल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी वाले जीनोटाइप की बात करें, इनका रेशियो बताना है। क्या बताना भैया, रेशियो। मतलब ये सेकंड पार्ट था, ये एक्चुअली सेकंड पार्ट था। अब ये थर्ड पार्ट है, मैं यहाँ थर्ड पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में कह रहा है कैपिटल जी का रेशियो किसके साथ, कैपिटल जी का स्मॉल जी, है ना, कैपिटल, इनका रेशियो पूछ रहा है। आप बताओ कैपिटल जी कितने हैं, 1 है। नीचे कैपिटल जी स्मॉल जी कितने हैं, 1 और 1 2 है। मतलब रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 1:2 आएगा। ये आपका रेशियो निकल के आ गया। इस तरह से एक एक करके तोड़ के पढ़ोगे, बहुत ईजी हो जाता है। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आराम से पढ़ो। हम हड़बड़ी करते हैं इसलिए नहीं होता, समझ में नहीं आता। इसका बी पार्ट पढ़ते थे, ए पार्ट के तीनों पार्ट्स हो गए। अब बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट है बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द क्रॉस ऑफ दिस क्रॉस, इसी बार बात हो रही है। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, क्या कंक्लूजन मिला आपको ये क्रॉस करवा करके अपन F1 जनरेशन F2 जनरेशन जो आपने किया। सिंपल सी बात है, कंक्लूजन में सबसे पहले तो ये बताना है, आप ही बताओ इसमें कितने कैरेक्टर की बात हुई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात हुई है ना, मतलब कि हाइट की बात हुई है, लेंथ की बात हुई है। तो आप इसको मोनो हाइब्रिड में रखोगे, डाई हाइब्रिड में रखोगे। सिंपल सी बात है, मोनो मतलब होता है 1, मतलब एक कैरेक्टर की बात हुई है तो मोनो हाइब्रिड। तो पहला स्टेटमेंट तो होगा इट इज अ टाइप ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट यहां से करेंगे। अब इसको एक्सप्लेन कर दो पहले, फिर इसको एक्सप्लेन कर दो। आंसर यही खत्म होता है बी का। कैसे करेंगे कि इन F1 जनरेशन देयर इज अ क्या नाम है, dominant characteristics that is green, so the green will appear again and again in F1 generation, all the progeny will be green. इसी तरह से बोले इन F2 जनरेशन इन सेल्फ पॉलिनेशन वी विल गेट, या द ब्राउन स्टेम्ड प्लांट विल अपेयर वंस in 4th of the progeny, but the green plants will appear 3 times, यानी 3 बार ग्रीन प्लांट और 1 बार ब्राउन प्लांट अपेयर होगा। बस इतना लिखना है आपको इसके अंदर, इतना एक्सप्लेन करना है। हो गया हमारा ये क्वेश्चन, हमारा हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मे बी आपको स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में है, इसमें 2 पार्ट है, ए और बी। सिंपल, बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एग्जांपल से एक्सप्लेन करो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या। सिंपल सी बात है, एक्सप्लेन पहले 2 लाइन में हो जाएगा। लॉ ऑफ नाम से ही एकदम दिख रहा है, डोमिनेंस है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो क्या बोलना है कि इन क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, इन क्या करते हैं, इन क्रॉस पॉलिनेशन द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डोमिनेंट ट्रेट्स विल एक्सप्रेस इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, या एक्सप्रेस इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ठीक है, इतना लिख करके आपको इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये बात लिख करके आपको एग्जांपल देना है। फॉर एग्जांपल, इफ वी क्रॉस पॉलिनेट बिटवीन द प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर शॉर्ट प्लांट, वी विल गेट ओनली टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन। सिर्फ इतना लिख करके बता देना। चाहे तो ये एक्सप्रेस आप यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी करके आप क्रॉस करके दिखा सकते हो यहाँ पे इजिली, जैसे मैंने कर रखा है। तो एक आप जो आंसर था वो कंप्लीट हुआ। बी में कह रहा है वाई आर द ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। मतलब जो पहले तो इसमें ये देख लो एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है। सिंपल सी बात है, एक्वायर्ड ट्रेट वो ट्रेट होता है जो हम अपने ड्यूरिंग लाइफ में जनरली क्या करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, उसको हम लोग लाते हैं। जैसे स्विमिंग आप माँ के पेट से नहीं सीख के आते हो, पैदाइश से नहीं सीखते। जैसे आप बॉडी बिल्डर है कोई, तो वो बॉडी बिल्डर पैदा नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो वो उसने लाइफ में अपने गेन किया इस चीज़ को। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है। इनहेरिटेड मतलब होता है कि कोई ऐसी आपकी खूबी, कोई ऐसा आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके बाई बर्थ आया हो, पैदाइश से आया हो। जैसे हाइट, हेयर कलर, आइज कलर, है ना, कॉम्प्लेक्शन, ये सारी चीज़ें। तो कहने का क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो एक्वायर्ड ट्रेट है, जो बॉडी बिल्डिंग है, स्विमिंग है, ये इनहेरिटेड क्यों नहीं हो सकता। एक्सप्लेन करो। इनहेरिटेड मतलब ये जनरली दूसरे पेरेंट्स से बच्चों में क्यों नहीं जा सकता। मतलब एक बॉडी बिल्डर, उसका बेटा बॉडी बिल्डर पैदा क्यों नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, एक स्विमर अच्छा तैराक है तो वो उसका बेटा सीधा स्विमर पैदा क्यों नहीं होता। सिंपल सी बात है। तो ये रीज़न पूछा इन्होंने। तो इसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि भाई हम सबको पता है कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स, उनके लिए हमारी बॉडी में अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं।
ठीक है, जीन्स। तो सिंपल सी बात है, एक्वायर्ड ट्रेट के लिए तो कोई जीन होता नहीं हमारी बॉडी में। भाई आप बॉडी बिल्डर हो, क्या बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई जीन हमारी बॉडी में नहीं है? ठीक है, स्विमिंग के लिए हमारे बॉडी में कोई जीन है? नहीं है। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर आप ही बताओ कि जीन्स ही तो ट्रांसफर होते हैं, जीन्स ही तो कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं, ले जाते हैं पेरेंट्स से बच्चों में। तो ऑब्वियसली जीन्स जिस ट्रेट्स को कैरी करता है वो है इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स के लिए कोई जीन नहीं होता, दैट इज वाई एक्वायर्ड ट्रेट्स इनहेरिटेड नहीं हो सकता, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में नहीं जा सकता। इंग्लिश में इसको ऐसे लिख लेंगे कि वी नो दैट देयर इज अ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द ट्रेट्स और फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड जीन्स ओनली कैरी और कैरियर्स ऑफ द इनहेरिटेड ट्रेट्स, नॉट द एक्वायर्ड ट्रेट्स। देयर आर नो जीन्स प्रेजेंट फॉर द एक्वायर्ड ट्रेट्स इन ह्यूमन बॉडी, बिकॉज ऑफ दैट द genes only can carry the inherited traits from parents to offspring। इस तरह लिख देना आपको। ये पूरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और ये सारे 5 क्वेश्चन थे। मेरा ये मतलब मकसद था इसमें कि आपको एक डर भगाना है इस चैप्टर से। बाकी मैं एक्सरसाइज का करूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ डर भगा रहा था कि ये 5 क्वेश्चन करवा के एटलीस्ट आपको एक सुकून दे दूँ कि आप टेंशन फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाई ना करो। ठीक है, आप थोड़ा ईजी लो इसको, चीज़ों को समझो, आराम से पढ़ो। तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा मकसद था तरीका बताने का कि आप हेरिडिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। डराने का मकसद नहीं था। आई होप आपको मैंने रिलैक्स किया होगा। अगर किया है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो तो उसको आप क्वेश्चन को ट्राई करके आप बताइएगा, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला है कि लाइव मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में। तो जो भी आप ही हमारी फैमिली हो तो आप जुड़ जाइएगा। अगर आप स्टूडेंट हो खास करके तो प्लीज़ जुड़िएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे वो मैं आपको अपने हिसाब से जो भी कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की, इन पॉइंट ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जुड़ जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो चीज़ें, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।